अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? अच्छा भाई, आज का एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का एरिया इंतहाई इंटरेस्टिंग है। देखो होता क्या है, याद रखना। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक आप बच्चों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उनमें उनमें होता ही है। जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक चीज़ तो आपको गिवन होती है, पता है क्या? उनमें आप बच्चों को कॉस्ट गिवन होती है। कॉस्ट गिवन होती है आपको। यूजफुल लाइफ गिवन होती है। यूजफुल लाइफ अगर नहीं गिवन होगी ना, तो आपको डेप्रिसिएशन रेट गिवन होगा। रेसिडुअल वैल्यू गिवन होती है। और आपको डेप्रिसिएशन मेथड गिवन होता है। और आपको कहा जाता था कि भाई आफ्टर 3 इयर्स, लेट सपोज, नेट बुक वैल्यू क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना भी आपने पीछे। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, रेसिडुअल वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है भाई आफ्टर 3 इयर्स नेट बुक वैल्यू क्या होगी। इस तरह का सवाल आपने किया भाई? यस। आफ्टर 3 इयर्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स ईयर्स आफ्टर एक्स ईयर्स नेट बुक वैल्यू क्या होगी। ऐसे सवाल दिए मैं। अब कुछ सवाल, अब सवाल ऐसे आते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं भाई कॉस्ट थी 100, ध्यान से समझना। यूजफुल लाइफ थी, डेप्रिसिएशन रेट दे देता हूँ चलो, 10%। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है लेट सपोज, और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। आफ्टर एक्स ईयर्स नेटबुक वैल्यू क्या होगी? आफ्टर एक्स ईयर्स नेटबुक वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करते थे, हमें पता था कि भाई नंबर वन क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। फिर स्टेप नंबर टू पे नेटबुक वैल्यू यूनिवर्सल फार्मूला से आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। एग्रीड है सब? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, लेट सपोज एक्स ईयर्स भी उन्होंने बताया हुआ था कि आफ्टर, इसी को कर लेते हैं, आफ्टर 3 इयर्स डिप्रिसिएशन क्या होगी। तो आप कहेंगे भाई डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉरी, 100 तो कॉस्ट है ना। कॉस्ट इंटू 10% रेट, डिप्रिसिएशन आ जाएगी। 100 इंटू 10%, ये डिप्रिसिएशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 3। जी, क्या आता है आंसर? क्या आता है? 30, वेरी गुड। आंसर आ गया 30। नेटबुक वैल्यू क्या आ गई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 30। तो नेटबुक वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 70 आ गई। ये एक आसान सवाल होता था, ये एक आसान सवाल होता था जो हम किया करते थे। ये एक आसान सवाल था, हम किया करते थे। सही है? समझ आ रही है बात आपको? मगर अब क्या होता है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उसके अंदर ना कॉस्ट आपको गिवन दी नहीं, गिवन होगी। कॉस्ट आपको नहीं गिवन। कॉस्ट क्वेश्चंस में नॉट गिवन। और आपको क्वेश्चंस में ये बता दिया जाएगा आफ्टर 3 इयर्स नेटबुक वैल्यू, आफ्टर 3 इयर्स नेटबुक वैल्यू इज 70। और रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की क्या पता है आपको? फाइंड कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करें। अब क्या करेंगे? कॉस्ट नहीं गिवन, आफ्टर 3 इयर्स की नेटबुक वैल्यू गिवन, अब कहा जाएगा कॉस्ट फाइंड करें। तो अब कैसे करेंगे कॉस्ट फाइंड? इसी तरीके से अब क्या करेंगे, रिवर्स वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स वर्किंग। ठीक है, वो कैसे करेंगे रिवर्स वर्किंग, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर इसी तरह का क्वेश्चन हो और कॉस्ट फाइंड करनी हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर वन आप लोगों को क्या करना है पता है आपको? स्टेप नंबर वन, आपने एज्यूम लेट कॉस्ट बी एक्स। लेट कॉस्ट बी एक्स। याद आ रहा है कुछ मैथ्स? कॉस्ट को एक्स एज्यूम कर लो।
और आपको क्या करना पड़ेगा अब स्टेप नंबर 2 पे नेटबुक वैल्यू आपके पास कैसे आती है, नेटबुक वैल्यू आपके पास कैसे आती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नेटबुक वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालनी हो ना तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, बल्कि इसका इससे ज़्यादा बेहतर फॉर्मूला मेरे पास है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, कॉस्ट सॉल्व द इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 मैं कह देता हूँ, सॉल्व द सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन मैं एक लिख रहा हूँ, तो सॉल्व करनी है। कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये यूनिवर्सल इक्वेशन जो है हमारी, यूनिवर्सल इक्वेशन यही है ना। कॉस्ट इज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेटबुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने कॉस्ट फाइंड करनी है तो नेटबुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिंपल इज दैट। अब यूनिवर्सल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व द, इसको ना इसको ना ऐसे कर देते हैं, मजा आएगा। सॉल्व द यूनिवर्सल इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 क्या है, सॉल्व द यूनिवर्सल इक्वेशन। कॉस्ट इक्वल्स टू नेटबुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। याद ये रखना है कि मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में स्टेप्स डिफरेंट है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्टेप्स डिफरेंट है। अब देखो क्या होगा, नेटबुक वैल्यू कैसे आती है। नेटबुक वैल्यू ना आपको ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना। ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस में गिवन होगी, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये आपको हमेशा गिवन होगी, जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि कॉस्ट फाइंड करें, ये आपको गिवन होगी, ज्यादातर ऐसे ही होगा। तो अगर नहीं भी गिवन तो तब भी कोई मसले की बात नहीं है, मगर बहरहाल यहाँ पे तो हमें गिवन है ना, तो बस आपने ये याद रखना यूनिवर्सल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूँ तो कॉस्ट इक्वल्स टू नेटबुक वैल्यू प्लस, अब मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर ओपन करूँ तो क्या होती है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और डेप्रिसिएशन कैसे आई थी, 100 × 10%, क्योंकि अब आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 10%। तो इक्वेशन को थोड़ा और ओपन करें तो कॉस्ट इक्वल्स टू नेटबुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन की जगह कैसे आएगी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे डेप्रिसिएशन आएगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई सबको समझ आ रही है बात। अब अब इस इक्वेशन में डाटा बहुत आसानी से पुट हो जाएगा। हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया। कॉस्ट को हमने एज्यूम करना है एक्स, नेटबुक वैल्यू गिवन थी कितनी 70, प्लस कॉस्ट को दोबारा से एक्स, परसेंटेज आ गया, रेट आ गया 10%, 0.1, मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर्स गुजर चुके थे, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल की एक्यूमुलेट करनी थी ना डिप्रिसिएशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉस्ट इक्वल्स टू क्या आता है ज़रा आप निकाल लें, 100 आएगा। सॉल्व करें, मैं चाहता हूँ सब बच्चे सॉल्व करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाए अपने ऊपर। अच्छा जी, अब ना एक सवाल करते हैं, चलो गुड। एग्जाम्पल 28 देखते हैं। Netbook value of equipment is rupees 40. It was purchased 3 years ago. Useful life is 5 years. Residual value is rupees 10. Method क्या है, straight line method. Find cost. Cost के लिए वही steps. Step नंबर 1, let cost be x. Step नंबर 2, solve the universal equation. यूनिवर्सल इक्वेशन सॉल्व करें, कॉस्ट इक्वल्स टू नेटबुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप कहते हैं सर हमने ये वाली इक्वेशन ही सॉल्व करनी, कोई मसला नहीं है, आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लें। नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समझ रहे हैं, इससे भी एक ही आंसर आएगा। बहरहाल
तो यूनिवर्सल इक्वेशन किसी भी तरह तीन तरह से लिखी जा सकती है। अल्टीमेट उसका गोल ये होता है कि भाई कॉस्ट इक्वल होती है नेट बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। अच्छा, लेट कॉस्ट भी एक्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। कॉस्ट इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती थी डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये अपने ब्रैकेट्स डालने अपनी आसानी के लिए तो डालने, कोई मसले की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मगर मुझे मैथ्स रूल से पता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मेरा आंसर तो गलत नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे पूरी इक्वेशन लिख दें, अगर आप यार, वैसे तुम लोगों के पास अब ऐसे कैलकुलेटर एटलीस्ट होने चाहिए जिसपे पूरी इक्वेशन सॉल्व हो। अगर नहीं है तो अभी अपडेट करो अपने कैलकुलेटर्स। आपके क्यूएम के सर ने मेरा ख्याल है आपको गाइड कर दिया होगा ये। अच्छा, क्योंकि फिर उसमें गलतियां नहीं होती और पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। हम है हमारे पास, चले ठीक है, गुड, शुक्र है। तो कॉस्ट है आपके पास। इलियास कह रहे हैं हमारे पास है और आती भी है, ठीक है यार, सॉरी भाई। अच्छा जी, कॉस्ट इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन को हम ओपन कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो रेट नहीं है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ना आपको रेट नहीं गिवन, आपको यूजफुल लाइफ गिवन है और रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। तो अब आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनटू रेट नहीं कर सकते, आपको वो पुराने वाला कॉस्ट माइनस आर वी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब लेट कॉस्ट भी एक्स, कॉस्ट तो एक्स हो गई, नेटबुक वैल्यू थी 40 प्लस कॉस्ट को एक्स ले लिया माइनस रेजिडुअल वैल्यू है हमारे पास 10, यूजफुल लाइफ है हमारे पास 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उन्होंने कहा भाई इट वॉज परचेस्ड 3 ईयर्स अगो मल्टीप्लाई बाय 3। जी बताइए क्या आंसर आता है, कॉस्ट क्या आती है? 85, वेरी गुड। चलें जी, गुड। इतना आसान सब्जेक्ट है यार, इतना आसान सब्जेक्ट है, बस तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मेरे नोट से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे नोट्स में जितनी चीज़ें हैं ना, उसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो, बस काफ़ी है, पेपर पास हो जाएगा। और समझ के किया हो, रट्टे ना लगाना, ठीक है, समझ के मेरे नोट्स तैयार कर जो। और ये माइंड में रखो कि भाई इसके अलावा भी आ सकता है। वो उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह टेस्ट देता हूँ ताकि आप प्रिपेयर करोगे भाई, अनसीन सिचुएशंस भी आ सकती हैं। नंबर 2, मैं आपको एंड पे एक असाइनमेंट दे दूंगा ताकि आपके आपकी अनसीन चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाए। ये बस काम कर लो, अभी समझना है, अभी चीज़ों को समझना है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको अनसीन सिचुएशंस को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ये दो काम कर लो, पेपर तुम लोगों का पास हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वो नुस्खा है जो मैंने इतने सारे बच्चों को दिया, इतने सारे बच्चों को दिया, और जो बच्चे इस पे अमल करते हैं वो पेपर पास कर लेते हैं। मेरे नोट्स में मैंने पहले ही शॉर्टकट्स लगाए हुए हैं, मजीद शॉर्टकट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप सब बच्चों ने ख्याल करना है, सही है जी। शॉर्टकट पे शॉर्टकट नहीं मारना, शॉर्टकट पे शॉर्टकट मारा तो गए। और ये आप रियलाइज कर सकते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े और आपको, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको पता है इस चीज़ का। हालांकि ये कैफ लेवल का सब्जेक्ट है, पीछे आया हुआ है, ये पीआरसी लेवल का सब्जेक्ट नहीं है। ये जो एफआर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ना, ये पहले कैफ लेवल पे होती थी, फिर ये पीछे आया है। तो जैसे आपके बाकी पीआरसी के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो पहले से ही हमेशा से ही पीछे रहते थे, मतलब वो शुरू से ही फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स थे। मगर ये कैफ लेवल का पेपर पीछे आया हुआ है, और वो भी अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या ही बात है भाई। मगर क्लासेस नहीं मिस करनी, कोई सी की क्लास मिस है रिकॉर्डिंग सुन ले। क्लासेस मिस करोगे तो फिर मज़ा नहीं आया करेगा क्लास का। क्लासेस पूरी होंगी तो क्लास लेने का मज़ा आएगा, काउंटिंग करने का भी मज़ा आएगा। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा जी, एग्जाम्पल 29 करते हैं। 29 आप कर लोगे, 30 करते हैं, हम लोग को आ गया। 30 में क्या है? अच्छा, ये मैंने ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेथड सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, नेटवर्क वैल्यू माइनस लिखा हुआ है, इसके साथ प्लस है, मगर इसको छोड़ दो यार। जो मैंने तुम लोगों को तरीका बताया वो, बस वो स्टेप्स देखना, बस वो अपने पास नोट कर लो। अच्छा जी, अब 30 में क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखो दो चीज़ें ही टेस्ट होती हैं ज़्यादा, उन्हीं को सीखना है तुम लोगों ने।
ये मैंने आपको सामने को एमसीक्यू रख दिया है। ये जो आपने सीखे ना, लेट कॉस्ट पे एक्स और सॉल्व द यूनिवर्सल इक्वेशन, याद रखना ये आपने कब करना है, याद रखना जब ये आपने तब करना है जब आपने फाइंड करनी है कॉस्ट, व्हेन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट, व्हेन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट, व्हेन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट इन स्ट्रेट लाइन मेथड। जब आपने कॉस्ट फाइंड करनी है ना स्ट्रेट लाइन मेथड में, तब आपने ये वाले स्टेप्स करने हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। जब आपने कॉस्ट फाइंड करनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उसमें स्टेप्स और हैं, उसमें स्टेप्स और हैं, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो एग्जाम्पल 30 जो है ना, गौर से देखो, नेटबुक वैल्यू इक्विपमेंट दी हुए 3 years अगो, डेप्रिसिएशन रेट, रेसिडुअल वैल्यू, और मेथड अब क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और अब कहा फाइंड कॉस्ट। तो यहाँ पे अब स्टेप्स क्या है, मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट इन RBM। अब क्या करेंगे, जब हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तब क्या करेंगे, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1 तो यही है, स्टेप नंबर 1 वही है, लेट कॉस्ट बी एक्स। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में अब सॉल्व द यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे है जी, सॉल्व द नेट बुक वैल्यू इक्वेशन, सॉल्व द नेट बुक वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे है नेटबुक वैल्यू वाली इक्वेशन सॉल्व करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेटबुक वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, समझो। याद है, नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - RN इंटू 1 - R इंटू M/12। याद पड़ा है कुछ, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, पर ये बात याद रखनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में यूनिवर्सल इक्वेशन है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेटबुक वैल्यू वाली इक्वेशन। अब वो लेट कॉस्ट भी एक्स, नेटबुक वैल्यू आपके पास कितनी है, 7290, 7290 इक्वल्स टू कॉस्ट को एक्स एज्यूम करना है, और मल्टीप्लाई करना है 1 - R, रेट है 0.1, एन नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स 3 years अगो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - R 0.1 इंटू 0/12, क्योंकि उन्होंने कहा भाई नेटबुक वैल्यू 3 साल बाद की है, कोई भी इनकम्प्लीट ईयर आ ही नहीं रहा। तो ये आपके पास 7290 इक्वल्स टू एक्स 1 - 0.13 इंटू 1 बन जाएगा, सही है। अब आप एक्स फाइंड करें। अगर आप पूरा इक्वेशन लिखेंगे ना, आई थिंक कि ये सॉल्व नहीं होगा, 0/12 वाला ना, 0/12 इन्फिनिटी होता है, तो ये सॉल्व नहीं होगी अगर आप पूरी कैलकुलेशन कर देंगे उस तरह। तो असल में इसको इग्नोर करना होता है जब इनकम्प्लीट मार्क्स नहीं होंगे। 100,000, समझ आ गई बात, 100,000 आपकी असल में क्या है, दिस इज योर कॉस्ट। क्या याद करोगे, क्लियर हो गया सबसे, सबको सबको क्लियर हो गया कॉस्ट। अब आप लोगों को कराता हूँ, ये मैंने आपको एरिया पता है क्यों बताया, ये आपको एरिया किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ना पैक की बुक में मिलेगा, ना आईकेप की बुक में मिलेगा, ना किसी और की बुक में इतनी डिटेल से मिलेगा ये एरिया। क्यों, क्योंकि एरिया मैंने खुद बनाया, और मैंने खुद क्यों बनाया, उसके पीछे मेरा एक होमवर्क था, जो मैंने फीडबैक लेता हूँ स्टूडेंट से, कि भाई मुझे ये पता चला कि एग्जामिनर ये वाला एमसीक्यू टेस्ट कर रहा है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, एमसीक्यू नंबर 51 चेक करो। ठीक है, मिल गया सबको, एमसीक्यू नंबर 51। नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹16.5 million at 31st December 2021, while machine was purchased 3 years ago. Useful life and residual value were estimated at 8 years and 4 millions. Using straight line method, calculate the depreciation expense for the year 2021. आपसे depreciation expense find करने को कहा है।
अब इस सवाल में बहुत सारे बच्चे फंसे रहे, और मुझे बच्चों ने कहा कि सर ये सवाल आया था हमें पेपर में और हमें समझ ही नहीं आया इसको करना कैसे। बेटा इसको इस तरह इसलिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास अगर कॉस्ट अननोन है, अननोन, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट अननोन हो तो डेप्रीसिएशन नहीं आ सकती। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में भी अप्लाई होगा, मगर अभी ये हम ना सिर्फ बात करें एसएलएम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसके एतबार से बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट होना लाजमी है, लाजमी है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर आपके पास रेट है ना खाली, और आपके पास नेट बुक वैल्यू है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, तो बहुत सारे केसेस में आप उस साल की तो एटलीस्ट डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, तो यहाँ पर आपके पास अगर कॉस्ट नहीं है ना, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट अननोन हो तो डेप्रिसिएशन नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि कॉस्ट इनटू रेट करना है, या दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो जिन फॉर्मूलाज में डेप्रिसिएशन में कॉस्ट चाहिए आपके पास, तो आप डेप्रिसिएशन तो नहीं ना निकाल सकते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चले आप किसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग नेटबुक वैल्यू अवेलेबल है, कॉस्ट नहीं है, तो आप यस उस साल की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड में उसने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना, और कॉस्ट ही नहीं है, तो कॉस्ट अगर नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो निकाला ही नहीं जाएगा। तो ये सवाल दो स्टेजेस में होना था। सबसे पहले स्टेज नंबर 1 आनी थी, जिसके अंदर जैसे गेम्स होती है ना, वीडियो गेम, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, और स्टेज 2 पे जब आप जाओगे ना, फिर आप फाइंड करोगे डेप्रिसिएशन, जो एमसीक्यू का आंसर है। अब कॉस्ट फाइंड करने का आपको तो तरीका आता है, कॉस्ट फाइंड करने के लिए स्टेप्स है टू। स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन होता था लेट कॉस्ट बी, लेट कॉस्ट बी एक्स। और स्टेप नंबर टू होता है सॉल्व यूनिवर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में सॉल्व यूनिवर्सल इक्वेशन। यूनिवर्सल इक्वेशन ये है हमारे पास, कॉस्ट इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब मुझे आता है, आपको खोलना आता है भाई, मैं सिंपल लिख रहा हूँ भाई। कॉस्ट एक्स है, नेट बुक वैल्यू उन्होंने दिया है मशीन की 16.5 मिलियन, प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट नहीं पता, एक्स मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे उसी तरह होना है, इसको यार मैं तुम लोगों को लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। कॉस्ट इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है डेप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसी आती थी ना। कॉस्ट इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, अब लिख रहा हूँ कॉस्ट माइनस यूजफुल लाइफ ओवर, सॉरी कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स जो पास, जो गुजरे हैं। कॉस्ट एक्स, नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई 16.5 प्लस एक्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 8, और अभी गुजरे हुए मशीन वॉज परचेज 3 ईयर्स अगो, तो 3 साल अभी सिर्फ पास हुए, मल्टीप्लाई बाय 3। जी एक्स इज इक्वल टू 24। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 24 आपने फाइंड कर ली, अब वही आरवी और यूजफुल लाइफ पुट कर दें, 4 और 8, ये 4 मिलियन और 8 मिलियन रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ। जी क्या आता है आंसर? 2.5। क्या बात है भाई, छा गए तुम लोग।
हाँ भाई, क्लियर है सबको? चलो गुड। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये एक एरिया अच्छा है। देर इज, अच्छा ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू स्मार्ट। ये जब मेरे नोट्स में जो भी चीजें हैं ना, मैंने फीडबैक से लिखी हुई है। और जो फीडबैक में नहीं मुझे बच्चे बताते थे ना, सर ये टेस्ट नहीं हो रहा, सब बच्चे गौर से सुने, वो मैं फीडबैक से हटा देता हूँ, वो मैं अपने नोट से हटा देता हूँ। ठीक है। तो पैक की बुक में बहुत सारी चीजें हैं, आईकेप की बुक में बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं कंटिन्यूस फीडबैक ले रहा हूँ तो अपने नोट्स अपडेट करता हूँ। तो जो चीजें मुझे बच्चों ने कहा ना सर ये टेस्ट नहीं हो रही, वो मैंने अपने नोट से निकाल दी हुई हैं। सही है। अब ये आप समझ लो कि ये सिलेक्टिव सिलेबस है। सिलेक्टिव स्टडी समझते हो इलियास, तुम समझते हो ना, बाकी सारे तला सिलेक्टिव स्टडी समझते हो ना, तो हम लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी में मजीद सिलेक्टिव नहीं करना। एक एक चीज जो बेस्ड है ना, ये फीडबैक के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आए हुए हैं तो मैंने बनाई हुई है चीज। ये बात याद रखनी है आपने। आपको अगर मेरी नोट्स में से उस एरिया पे एमसीक्यू ना भी मिले मेरी असाइनमेंट में, मगर अगर वो चीज मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है ना, तो वो आप समझ लेंगे भाई उस पे एमसीक्यू आ सकता है। हाँ जी। ठीक है, ये पहले बहुत सिलेक्टिव है, आप अपनी किताबें उठा के देखें, आई क्या वो पैक आपको लग समझ जाएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसानी पहले ही कर दी है, अब इसमें मजीद आसानी नहीं करनी है आपने। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, इस पे मेरे कम से कम भी, मैं तुम लोगों को अगर सही बताऊं ना, इसमें मेरे कम से कम भी 50 घंटे से ज्यादा लगे हुए हैं। 50 घंटे से भी ज्यादा होंगे, पक्की बात है। सर आप कैफ क्यों नहीं पढ़ाते? यार मैं कैफ पढ़ाता हूँ, मुझे बस कुछ मैं कैफ पढ़ाता हूँ, मैं FAR 1 भी FAR 2 भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, बस पैक में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अभी फिलहाल। वैसे मैं पैक में ही पढ़ाता था, FAR 1 भी और FAR 2 भी। सही है। वही ना, वो हमारा तो काफी दिल टीचर्स बन रहा है। पहले यार, वो पहले ही काफी टीचर्स हो गए थे थोड़े सीनियर, उन्होंने कहा यार चलो सीनियर्स खेल लें पहले। तो ये सीन है। तो तुम लोग जब जाओगे कैफ में, तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा यार, फिर तुम्हें ज्यादा कदर होगी मेरी। ये- खैर देखते हैं। अगर मैंने पढ़ाना हुआ ना, तो अब मैंने सोच लिया मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाना है। सर अगर आपका इसी है जो आगे वाली अटेम्प्ट है, मार्च के हम्म। इंशाल्लाह हमारे पेपर होंगे, तो उसके बाद अगर आपका प्लान हो ना, तो आपने ज़रूर बताना है। यार मैं देखूंगा, अगर पैक ने मुझे दे दिया ऑनलाइन तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी मैं देखूंगा कि यार मैं ना ऑनलाइन पढ़ा लूँ किसी तरह। मुझे जी वैसे ठीक ऑनलाइन है। पढ़ाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा ख्याल है ऑनलाइन में ना टाइम सेव होता है बच्चों को, और अच्छा पढ़ाया जाता जी सर। है ना। मैं कल एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा था ना आपका, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कल वाला लेक्चर मैं ले नहीं सका, तो जो रिकॉर्डिंग थी ना, मैं कहता हूँ कल वाला लेक्चर पूरी डे अप्रिसिएशन में सबसे मज़ेदार था। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? अच्छा वो जो था चेंज इन डिप्रिसिएशन मेथड। सर हाँ, चेंज वाला चेंज था। चेंज इन एस्टिमेट्स पढ़ा था हमने कल। बहुत सर मज़ेदार लेक्चर। हाँ, वो उसका तुम लोगों को आगे बहुत फायदा होगा FAR 1 में। FAR 1 में जो पहली डिप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं ना टीचर्स, वो करवाते जी हैं सर। रिवैल्यूएशन ही, डिप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं। वहाँ के उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अगर समझ आ गया ना, चेंज इन एस्टिमेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। चेंज इन एस्टिमेट अभी मैंने तुम लोगों को 3 पढ़ाए हैं, इसके अलावा भी एस्टिमेट्स चेंज होते हैं। रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट वो आगे जाके पढ़ोगे FAR 1 में। उसमें भी मतलब बेस यही है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला चेंज करने का बताया। अच्छा खैर आगे चलते हैं। याद रखना भाई, इस पे फॉर्मूला MCQs बहुत सारे बनते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप समझते हो? इनवर्स रिलेशनशिप,
इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है जी? अम्मी और पुप्पो। ठीक है जी। अम्मी और पुप्पो इनवर्स रिलेशन। देयर इज, ठीक है, कोई दिल पे ना ले, हो सकता है भाई किसी की अम्मी और पुप्पो में बनती हो, मगर मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अम्मी और पुप्पो में क्या होता है जी? इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी। अगर आपकी बहन आ रही है ना उस शादी पे, तो फिर मैं तो नहीं जा रही, इस तरह वाली सीन। सही है। तो अम्मी और फूफो, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। एक चीज, एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज कम हो जाएगी। एक चीज कम होगी, दूसरी चीज बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप। एक्सपेंस, एक्सपेंस और प्रॉफिट में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आपके खर्चे ज्यादा होंगे तो आपकी आमदनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्सपेंस और प्रॉफिट में क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे याद पड़ा है। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत डिटेल में। टॉपिक 1 जब हम पढ़ रहे थे तो यस, हमने ये चीजें डिस्कस की थी। तो अब वो कहते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन एंड रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू, नेट बुक वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन चार चीजों में भी क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये तो बहुत आसान चीज है। नेटबुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, एसेट की औकात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हमें कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है। तो फोर्थ को मैं टेक कर रहा हूँ। नेटबुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे नेटबुक वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। फिर इनवर्स रिलेशन होता है यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू में। यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे? ये देखो, फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी 1 जनवरी 2021 को, और आपने कहा कि भाई मैं इसको यूज करूंगा 4 ईयर्स के लिए। तो ऑब्वियसली 4 साल बाद गाड़ी कम पुरानी होगी, उसकी रेसिडुअल वैल्यू, लेट सपोज रेसिडुअल वैल्यू आपके पास गाड़ी की बचती है, अब तो काफी हो गई है, ठीक है जी, हम कहते हैं जी 2 मिलियन बचती है। मगर अगर आपने गाड़ी 1 जनवरी 2021 को ही खरीदी और आपने कहा भाई यूजफुल लाइफ में 14 ईयर्स रखूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आप जो आप गाड़ी की वैल्यू 4 साल बाद हासिल कर सकते थे, 14 साल बाद भी वही वैल्यू होगी? 14 साल बाद हो सकता है कि इसकी कोई वैल्यू कोई रह जाए। ठीक है जी। मैं कह देता हूँ जी 1 लाख रुपया रह जाए। ठीक है जी। हो सकता है ना? हो सकता है ना? तो इसलिए यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही आपने यूजफुल लाइफ 4 ईयर से 14 ईयर्स की, रेसिडुअल वैल्यू 2 मिलियन से 1 लाख पे आ गई। यूजफुल लाइफ आपने बढ़ाई, रेसिडुअल वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हमें समझ आ गया। नेटबुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, समझ आ गया। डिप्रिसिएशन और रेसिडुअल वैल्यू में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये समझाता हूँ ये कैसे। डेप्रिसिएशन और रेसिडुअल वैल्यू में भी मैं कह रहा हूँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एज्यूम करते हैं दो एसेट्स हैं, एक एसेट ए है, एक एसेट बी है। आपने दो एसेट्स खरीदे, ए और बी। एसेट ए की कॉस्ट भी कितनी थी? 100। सारी चीजें कांस्टेंट है, बी की कॉस्ट भी 100 है। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ ए की है, कितनी करें, 4 ईयर्स। बी की भी कितनी है? 4 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू ए की है 0, बी की कितनी है? बी की है 20 रख लेते हैं। सही है जी। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई बच्चों, मुझे डेप्रीसिएशन बताओ। डेप्रीसिएशन बताओ क्या आती है ए में? 100 - 0 ÷ 4 = 25। और यहाँ पे बी की एसेट की डेप्रीसिएशन आएगी 100 - 20 ÷ 4 = 20। ठीक है जी। अब देखो हुआ क्या है, ध्यान से। आपने अगर रेसिडुअल वैल्यू 0 से 20 लेके गए, अगर आपने रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा की, अगर आप रेसिडुअल वैल्यू क्या करते हो? ज्यादा करते हो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें, तो डेप्रिसिएशन आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हो गया भाई रेसिडुअल और डेप्रिसिएशन में भी इनवर्स रिलेशन, एक सेंस में, एक सेंस में कि अगर आप रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो आपकी डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा होगी तो होगा क्या, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी तो होगा क्या कि भाई देखो, एक सेकंड यार होल्ड करना, मैं ना चार्जर लगा लूँ लैपटॉप का, बैटरी लो है जरा।
देखो, तो रेसिडुअल वैल्यू अगर आप ये देखो, रेसिडुअल वैल्यू आपने ज्यादा की डेप्रिसिएशन कम हो गई, तो इस एतबार से आप कह सकते हो कि भाई डेप्रिसिएशन और रेसिडुअल वैल्यू में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। एग्रीड? अच्छा जी। डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ में भी इनवर्स रिलेशन है। डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ में भी इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हम देखते हैं कैसे। इसी तरह आप एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक एसेट ए और बी था, अब रेसिडुअल वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। लेट्स सपोज रेसिडुअल वैल्यू इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। हाँ, एक साल एक की यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, और एक की यूजफुल लाइफ हम रख देते हैं जी 10 इयर्स। अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या आएगी? यहाँ डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 10। 100 - 0 डिवाइड बाय 4, 100 - 0 डिवाइडेड बाय 10। अगर यूजफुल लाइफ 4 इयर्स रखते तो डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? 25। अब यूजफुल लाइफ 10 साल रख दी तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 10। तो अब क्या हुआ है देखो, आपने यूजफुल लाइफ ज्यादा की, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्या हो गई? 4 ईयर से 10 ईयर्स लेके गए, डेप्रिसिएशन 25 से क्या हो गई? 10 हो गई। तो यूजफुल लाइफ ज्यादा होने से डेप्रिसिएशन क्या हो गई? कम हो गई। तो टेक्निकली फिर आप देखो कि डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ में भी हमारा इनवर्स रिलेशन है। तो ये आपने रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखने। लास्ट जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास है, हमारे पास अब डेप्रिसिएशन पैटर्न है। डेप्रिसिएशन पैटर्न समझना, डेप्रिसिएशन पैटर्न क्या होता है? डेप्रिसिएशन पैटर्न का मतलब ये है कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा। सम ऑफ ईयर्स डिजिट और रिड्यूसिंग, ये आप सबको पता है अब ये बातें। सम ऑफ ईयर डिजिट और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा? हायर डेप्रिसिएशन इन अर्लियर ईयर्स एंड लोअर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स। शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन होती है, अगले सालों में कम डेप्रिसिएशन होती है। मगर आप कभी भी ग्राफ बनाओगे ना, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कैसे पहचानना है? सम ऑफ ईयर डिजिट में हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन नीचे को आ रही होगी। मगर यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? कर्व होगा। तो कभी ग्राफ ऐसे बना हो ना, ये इस तरह करके और इस तरह, तो याद रखना ये सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड का ग्राफ है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन का ग्राफ है। जहां पर मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई एक्सिस पे डेप्रिसिएशन है ग्राफ के, और एक्स एक्सिस पे ये नंबर ऑफ ईयर्स है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा कर्व होगा, और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में एक इस तरह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, इस तरह स्लोप होगी। तो ये पहचान होगी, क्योंकि दोनों में डेप्रिसिएशन हर अगले सालों में डेप्रिसिएशन तो कम होनी है, मगर इनमें इसमें भी कम होनी है। मगर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन सम ऑफ ईयर मेथड में स्ट्रेट लाइन से बनी होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? सम सेम डेप्रिसिएशन इन ऑल ईयर्स। तो अगर उसका ग्राफ देखें तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप यहाँ डेप्रिसिएशन, अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे करके आएगा भाई किस चीज़ का ग्राफ है, तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन मेथड का ग्राफ बना हुआ है। उसके बाद सम ऑफ यूनिट्स मेथड, सम ऑफ यूनिट्स मेथड हो जाए या मशीन आर मेथड। सम ऑफ यूनिट मेथड वो प्रोडक्शन यूनिट मेथड को कहते हैं। इसके अंदर आप कोई कोई डेप्रिसिएशन का ग्राफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ग्राफ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इन डेप्रिसिएशन मेथड्स में डेप्रिसिएशन ग्राफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना? क्योंकि भाई ज्यादा यूनिट्स बनाए तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम यूनिट्स बने कम डेप्रिसिएशन। अब जे किस साल में ज्यादा यूनिट्स बनाते हो आपको क्या पता? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ना कि भाई आपने कैसे प्रोडक्शन की है। वो तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है ग्राफ, वो कोई पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वहां पे ग्राफ। तो वहां पे हम ग्राफ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। और मैंने ये क्या लिखा है? नो डेप्रिसिएशन मेथड। कोई डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा नहीं है। कोई डेप्रिसिएशन देखो, सम ऑफ ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में का पहले शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड है।
और कोई डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा नहीं है अक्लमंद बच्चों, ये मैंने लिखा है, कोई डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा नहीं है जिसके अंदर लोअर डेप्रिसिएशन हो अर्लियर ईयर्स में और हायर डेप्रिसिएशन हो लेटर ईयर्स में। ऐसा कोई डेप्रिसिएशन मेथड नहीं होगा जो आपको कहे कि हमेशा ऐसे ही होगा कि शुरू वाले सालों में लोअर डेप्रिसिएशन, आगे आने वाले सालों में हायर डेप्रिसिएशन। सम ऑफ यूनिट मेथड में ऐसा हो सकता है कि अगर आपने शुरू वाले क्या कहते हैं सालों में कम प्रोडक्शन की और आगे वाले सालों में ज्यादा प्रोडक्शन की, तो ऐसा हो सकता है सम ऑफ यूनिट्स मेथड में, मशीन आर मेथड्स में। मगर ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सम ऑफ यूनिट मेथड में हमेशा ही ऐसे होगा। तो कोई भी ऐसा डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है जिसके अंदर हमेशा ही ऐसे हो कि लोअर डेप्रिसिएशन शुरू वाले सालों में आएगी और हायर डेप्रिसिएशन लेटर ईयर्स में आएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसी तरह ये ग्राफ्स हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं, क्योंकि ये ग्राफ्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को करने के लिए दूं और कल मैं आपसे इसके एमसीक्यूज डिस्कस करूं। जैसे देखो, कंसीडर दिस ग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपने बताना है सम ऑफ ईयर्स डिजिट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो आप लोग ये एमसीक्यूज करो ट्राई। फिर मैं इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन्स होंगी तो कल मैं इस एमसीक्यूज को एड्रेस भी कर दूंगा। और कल इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक इन्वेंट्रीज भी स्टार्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब आपके सारे के सारे 67 एमसीक्यूज होमवर्क हैं। पहले भी आपको हो सकता है कि आपने आज भी मुझसे कोई एमसीक्यूज पूछने हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया, चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। कल इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपकी आज भी कुछ क्वेश्चंस थे तो वो कल तक के लिए रोक लो। कल अब हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के ऊपर कोई डिस्कशन होगी तो वो कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले चैप्टर को भी कल स्टार्ट कर देंगे, इन्वेंट्रीज के टॉपिक को। तो आज के लिए काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखना यार। अल्लाह हाफिज़।